गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने लेसन नंबर 10 स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट बजट्स एंड इकोनॉमी। तो उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कंपोनेंट्स ऑफ बजट, बजट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। Yes, components of budget. There are two main components of budget. तो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट इज रेवेन्यू बजट एंड द सेकंड कंपोनेंट इज कैपिटल बजट। एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। जो रेवेन्यू बजट होगा, इट डील्स विद द रेवेन्यू एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। इट एक्सप्लेन हाउ रेवेन्यू इज जनरेटेड। रेवेन्यू मींस इनकम। तो ये जो बजट है ये एक्सप्लेन करेगा कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को कैसे जनरेट करती है, मतलब कैसे इनकम अर्न करती है और उसको कैसे यूज करती है, कैसे स्पेंड करती है, कैसे एक्सपेंडिचर करती है उसका। तो रेवेन्यू बजट हैज टू एस्पेक्ट। अब जो रेवेन्यू बजट है इसके भी दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू से इनकम मिलेगी, और गवर्नमेंट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मतलब जो रेगुलर नेचर का होगा, विच इज रेकरिंग इन नेचर। एंड कैपिटल बजट, इट डील्स विद द कैपिटल एस्पेक्ट्स ऑफ द बजट। ये गवर्नमेंट बजट के कैपिटल एस्पेक्ट से डील करता है। कैपिटल बजट, इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। देखो, रेवेन्यू बजट के भी दो कंपोनेंट थे, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इन द सेम वे कैपिटल बजट हैज टू कंपोनेंट, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। The components of budget can also be categorized according to receipt and expenditure on the basis of are two components. तो जो ये बजट है, जो बजट के कंपोनेंट्स हैं, तो उनको हम रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर, ऐसे भी बोल सकते हैं, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि गवर्नमेंट का जो बजट है उसको ब्रॉडली टू पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक तो बजट रिसिप्ट और दूसरा बजट एक्सपेंडिचर। तो पहले हम बजट रिसिप्ट के बारे में बात करेंगे। तो बजट रिसिप्ट मतलब कि गवर्नमेंट को एस्टिमेटेड ऑल सोर्सेज से जो उसको रिसिप्ट मिलेंगे, रिसिप्ट मतलब जो उसको मनी अमाउंट मिलेगा, जैसे टैक्सेस से पैसे मिलेंगे या कोई एसेट सेल के पैसे करके पैसे मिलेंगे, तो बजट रिसिप्ट कहलाएगा। तो देखो, बजट रिसिप्ट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ठीक है। बजट रिसिप्ट में भी फर्दर क्लासिफाइड एज, बजट रिसिप्ट को हम आगे दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। तो उसके बारे में हम, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। तो पहले ये फ्लो चार्ट है बजट रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट के दो कंपोनेंट होंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट के आगे दो पार्ट्स हैं, रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसिप्ट के बोरिंग, रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर रिसिप्ट। तो पहले हम पढ़ रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, ये वाला रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से समझना है। रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर टू दोज रिसिप्ट व्हिच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी nor causes any reduction in the assets of the government। ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जिससे ना तो कोई गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही कोई असेट्स रिड्यूस होते हैं। ठीक है। जैसे गवर्नमेंट को टैक्सेस से इनकम मिल गई, अब हमने गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स दे दिया, इनकम टैक्स दे दिया, प्रॉफिट टैक्स दे दिया, जीएसटी दे दिया, तो टैक्स जो है देने से गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होती, इट इज प्योर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। तो ऑल काइंड्स ऑफ टैक्सेस आर द प्योर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही कि हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया तो कल को गवर्नमेंट हमारा टैक्स के बदले में कोई चीज देगी या हमारा कोई काम करके देगी। ठीक है। तो ऐसी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई। तो टैक्स जो है रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है।
कोई लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होती और ना ही कोई असेट्स रेड्यूस होते हैं। दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर, और ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है ये रेगुलर और रेकरिंग इन नेचर है और गवर्नमेंट को अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी से मिलते रहते हैं। अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के टाइम गवर्नमेंट को ये पैसे मिलते रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट के साथ में थोड़ा आपको बता दूं कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट इसका अपोजिट है। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जिससे या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है और या फिर असेट्स रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने उधार ले लिया, बोरिंग बाय द गवर्नमेंट। अब अगर उधार लेती है गवर्नमेंट को, रिसिप्ट तो हो गया, पैसे तो रिसीव हो गए, मिल गए पैसे, लेकिन उसकी गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लाइबिलिटी मीन्स के फ्यूचर में उसको वह पैसे रिटर्न भी करने पड़ेंगे, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो पैसे तो मिल गए लेकिन लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई बोरिंग से। इसी तरह से गवर्नमेंट अगर अपने असेट्स को सेल कर दे, तो अगर गवर्नमेंट अपनी असेट्स को सेल कर दे, जैसे गवर्नमेंट ने एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, एयर इंडिया को टाटा को सेल कर दिया। एयर इंडिया को जब टाटा को सेल किया तो गवर्नमेंट को रिसीव तो हो गए, अमाउंट तो मिल गया, लेकिन उसके असेट्स रिड्यूस हो गए, ठीक है। वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। तो ये डिफरेंस है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में। तो अभी यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट लिखा हुआ है। रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर टू दोज रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई और ना ही असेट्स रिड्यूस हुए, ठीक है। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट को टैक्सेस से पैसे मिल गए तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को नॉर्मल मिलते हैं। तो इसके दो पार्ट्स आते हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में फर्स्ट टॉपिक आता है टैक्स रेवेन्यू। तो नाम से ही पता लगता है कि गवर्नमेंट को हर तरह के टैक्सेस से जो रेवेन्यू मिलता है, टैक्सेस से जो गवर्नमेंट को इनकम मिलती है, उसको हम टैक्स रेवेन्यू बोलेंगे। तो टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू द रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लगाती है, कुछ ड्यूटीज लगाती है, जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया। तो ड्यूटीज आर आल्सो टैक्सेस। तो गवर्नमेंट को टैक्सेस से और अदर ड्यूटी से जो इनकम मिलती है उसको हम टैक्स रेवेन्यू बोलेंगे। अब टैक्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट। कंपल्सरी मतलब कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, ही कैन नॉट रेफ्यूज टू पे इट, ठीक है। वो उसको टैक्स देने से मना नहीं कर सकता। तो टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द पीपल and companies to the government without getting any direct benefit to the taxpayer in return। तो टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट लगाती है लोगों पे और कंपनीज पे। तो लोग और कंपनीज गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स, और जो टैक्स देता है उसको बदले में कोई डायरेक्ट रिटर्न नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए लिखा है ना, विदाउट गेटिंग डायरेक्ट बेनिफिट टू द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर को उसके बदले में कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, हाँ देनी पड़ेगी। हाँ, इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। इनडायरेक्ट मतलब कि उन्हीं टैक्सेस से पैसे से गवर्नमेंट जो है रोड्स बनवाती है, फ्लाईओवर बनवाती है, और सब्सिडी वगैरह किसी को देनी है सब्सिडी देती है। तो इन्हीं पैसों से गवर्नमेंट अपने काम चलाती है और लोगों को जैसे पार्क में जाते हैं, ओपन जिम लगे हुए हैं, पार्क में बच्चों के झूले लगे हुए हैं, तो उसको हम एंजॉय कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट बेनिफिट है, डायरेक्ट बेनिफिट कोई नहीं है इन रिटर्न, ठीक है। तो टैक्सेस रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू कैन फर्दर बी क्लासिफाइड। टैक्स रेवेन्यू को आगे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? Direct taxes are those taxes whose burden cannot be shifted on others। तो डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस है जिसके बर्डन को दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब गवर्नमेंट ने जिसकी इनकम पे वो टैक्स लगाया उसको खुद ही अपनी इनकम में से वो टैक्स गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाना पड़ेगा। लाइबिलिटी भी उसकी है और बर्डन भी उसकी जेब पे पड़ता है। तो ऐसे टैक्सेस को हम डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, प्रॉफिट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है।
तो डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अदर्स, इसके बर्डन को दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब ये कि गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर वो टैक्स लगाए हैं उसको खुद ही अपनी जेब में से वो टैक्स भरने पड़ेंगे, वो ऐसा नहीं कर सकता कि उसके बर्डन को किसी और पे शिफ्ट कर दे। देयर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को हम इम्पैक्ट भी बोलेंगे। देयर लाइबिलिटी एंड बर्डन, बर्डन को इंसिडेंस बोलेंगे, फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। तो उनकी लाइबिलिटी और उनका बर्डन एक ही इंडिविजुअल पे पड़ता है, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। एग्जांपल मैंने बता दिया, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। सॉरी। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्सेस हैं जिनके बर्डन को हम दूसरों पे शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे जीएसटी, ठीक है। अब जीएसटी के बर्डन को दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं कैसे? अब जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया शॉपकीपर पे, सेलर पे, प्रोड्यूसर पे, जो चीज को बना रहा है, जो चीज को बेच रहा है, ठीक है। लेकिन वो जीएसटी क्या करता है, वो उसका बर्डन कंज्यूमर के ऊपर डाल देता है, ठीक है। जैसे मार्केट से आपने एसी परचेज किया, तो आपने 40,000 का एसी परचेज किया, तो अब रिसिप्ट देखना कि उसमें 10,000 तो टैक्सेस ही लगे हुए, जीएसटी लगा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग जीएसटी है 5,000 और स्टेट गवर्नमेंट का अलग जीएसटी है 5,000, तो 10,000 उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। अब लगाया तो गवर्नमेंट ने शॉपकीपर पे, जो बेच रहा है सेलर है उसके ऊपर है, लेकिन सेलर क्या करता है, जीएसटी को कंज्यूमर के सर के से वसूल कर लेता है, ठीक है। अगर जीएसटी ना लगाओ तो वो एसी 30,000 का पड़े, ठीक है, लेकिन टैक्स देने के बाद उसका प्राइस 40,000 हो जाता है। 10,000 शॉपकीपर हमारी जेब से निकलवा रहे हैं। लाइबिलिटी शॉपकीपर की है कि वह उस जीएसटी को गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाएगा, लाइबिलिटी शॉपकीपर की है, लेकिन फाइनल बर्डन किस पे पड़ता है, कंज्यूमर पे पड़ता है, हमारे पे पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर्स, जिसके बर्डन को दूसरों पे शिफ्ट कर सकते हैं। Their liability, impact and burden incidence falls on the different people. उनकी लाइबिलिटी किसी और की है और उसका फाइनल बर्डन अलग जने पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, वैल्यू एडिड टैक्स एटसेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आजकल तो पता है वो जीएसटी जब से अप्लाई हुआ है तो अदर टैक्सेस मर्ज हो गए हैं जीएसटी में। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में अभी भी चल रहे हैं। अब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल अभी जीएसटी के अंडर नहीं है, उसमें वैल्यू एडिड टैक्स भी है, एक्साइज ड्यूटी भी है, कई तरह के टैक्सेस हैं, सेल टैक्स है, ठीक है। तो ये जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है। यस, नाउ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सबसे पहले इनका बेस है डेफिनेशन। तो आपको मैंने जैसे बताया कि डायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस विच बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अदर्स, जिसके बर्डन को हम दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट टैक्स है। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस whose burden can be shifted on others. Shift of burden in impact, its impact and incident falls on the same person. Impact मतलब liability and incidence means burden. तो इसका impact और liability same person पर पड़ता है। इसकी liability और इसका burden same individual पे पड़ता है, और इसका impact और इसका incidence जो है different people पे पड़ता है, ठीक है। Impact, डायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। तो इसको जो लेवी मतलब गवर्नमेंट इंपोज करती है वो इंडिविजुअल पे और कंपनीज पे करती है डायरेक्ट टैक्सेस को, और इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। दे आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं दे आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड दे आर प्रोपोर्शनल इन नेचर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये मीनिंग समझना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव का मीनिंग क्या है और प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है। देखो, प्रोग्रेसिव टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इनका जो टैक्स की रेट है वो बढ़ता जाता है, टैक्स का रेट बढ़ता जाता है एज इनकम इंक्रीजेज, और जैसे जैसे इनकम कम होती है टैक्स का बर्डन कम होता जाता है, ठीक है।
तो इंडिया के अंदर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, इसको बेटर माना जाता है, इसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका जो बर्डन है वो पुअर पीपल पे कम पड़ता है या पुअर पीपल पे बिल्कुल नहीं पड़ता। ठीक है। और जो प्रोपोर्शनल टैक्सेस है, नाम से ही पता लगा प्रोपोर्शनल, इनका टैक्स का रेट सेम रहता है, चाहे कोई रिच आदमी कॉमोडिटी परचेज कर रहा है चाहे कोई पुअर परचेज कर रहा है। तो जैसे आप मार्केट परचेज करते हो मार्केट से, तो इसके ऊपर जितने भी टैक्सेस लगे हैं, चाहे कोई भी खरीदे, चाहे कोई पुअर इंडिविजुअल परचेज कर रहा है, कोई रिच इंडिविजुअल परचेज कर रहा है, तो उसका जो टैक्स का बर्डन है वो प्रोपोर्शनल है सभी के लिए। ठीक है। कवरेज, दे हैव लिमिटेड रीच, जो डायरेक्ट टैक्सेस है इंडिया में उसकी रीच लिमिटेड होती है इनकी, क्योंकि कुछ लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते। तो जैसे इंडिया में भी ये जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है तब से ये कुछ लोगों ने अपनी इनकम को डिस्क्लोज किया है, तो परसेंटेज लोगों का बढ़ गया है, टैक्स अब देने लगे हैं लोग। लेकिन डीमोनेटाइजेशन से पहले ओनली 1% पीपल इंडिया के अंदर सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस देते थे, अपनी इनकम ही नहीं शो करते। ठीक है। तो इनकी लिमिटेड रीच होती है, और दे हैव वाइड कवरेज, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनकी कवरेज वाइड होती है, मतलब जब भी हम कोई चीज परचेज करेंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। तो इनकी इसलिए कवरेज वाइड होती है। टैक्सेस के बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट गवर्नमेंट का रिसिप्ट आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? ये टैक्सेस के अलावा गवर्नमेंट की अदर सोर्सेज से इनकम है। ठीक है। तो गवर्नमेंट को सिर्फ हम कह तो देते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्सेस से इनकम होती है, तो टैक्सेस के अलावा और भी तो गवर्नमेंट के बहुत से सोर्सेज हैं इनकम के, जैसे गवर्नमेंट के रेलवे चल रही है, पब्लिक सेक्टर के डिपार्टमेंट चल रहे हैं, उनके प्रॉफिट आता है गवर्नमेंट को। ठीक है। और गवर्नमेंट जो है बहुत से स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरीज है, उनको लोन देती है तो उनसे इंटरेस्ट भी तो मिलता है गवर्नमेंट को। तो और भी बहुत से सोर्सेज है गवर्नमेंट की इनकम के, तो उनको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलेंगे। तो क्या होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू? नॉन टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू द रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट अदर देन टैक्सेस। ठीक है। तो टैक्सेस के अलावा गवर्नमेंट की अदर रिसिप्ट्स हैं। द मेन सोर्सेज, तो मेन सोर्सेज कौन सी है गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू के? एक तो इंटरेस्ट है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय इट टू स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एक्सेट्रा। तो स्टेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार गवर्नमेंट को लोन दिया, पंजाब गवर्नमेंट को लोन दिया, तो उनसे लोन दिया तो उनसे इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट। यूनियन टेरिटरीज को लोन देती है, उनसे इंटरेस्ट। और कई बार हमारे देश की कंट्री की गवर्नमेंट जो है किसी अदर कंट्रीज को भी लोन देती है, तो उनसे भी इंटरेस्ट मिलेगा उसको। ठीक है। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, प्रॉफिट और डिविडेंड, तो ये जैसे अभी मैंने बताया कि गवर्नमेंट के बहुत से पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग चल रही हैं, जैसे रेलवे चल रही है, LIC चल रहा है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड चल रही है, भेल बोलते हैं, और भी बहुत से हैं। तो ऑयल कंपनी गवर्नमेंट की चल रही है, तो उनसे उसको प्रॉफिट एंड डिविडेंड मिलता है। ठीक है। फीस मिलती है, लाइक कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस एक्सेट्रा। तो जैसे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, और जैसे कोर्ट में कोई मुकदमा लड़ते हैं तो उसकी भी उसकी फीस देनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन फीस, जैसे फ्लैट वगैरह उसकी रजिस्ट्री करवाई। ठीक है। अपने व्हीकल्स की, कार की, गाड़ी की रजिस्ट्री करवाई, तो उसकी फीस गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। ठीक है। लाइसेंस फीस, इट इज द पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन फॉर समथिंग। तो गवर्नमेंट किस चीज की परमिशन देती है, तो उस परमिशन देने के लिए गवर्नमेंट फीस चार्ज करती है, तो उसको लाइसेंस फीस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइसेंस फीस फॉर परमिशन ऑफ कीपिंग गन, जैसे गन रखने के लिए परमिशन दी गवर्नमेंट ने, उसका लाइसेंस दिया गन का, तो फीस चार्ज करी। इस तरह से आप जैसे कार चलाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो, तो वो फीस चार्ज करेंगी गवर्नमेंट। ठीक है। फाइन एंड पेनल्टीज, दे आर इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर्स। तो जैसे फाइन और पेनल्टी, कई बार जो लॉ, जैसे रेड लाइट जंप करते हैं, रेड लाइट जंप करेंगे तो फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है। तो आजकल तो फाइन भी बहुत ज्यादा कर दिया, आपको पता ही है। हाँ जी। नेक्स्ट आता है एस्टेट, इट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल आयर और ए विल। तो एस्टेट क्या होता है? ये गवर्नमेंट का क्लेम है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी जमीन जायदाद के ऊपर, जिसका कोई जो
ऑनर था, वो अपने पीछे कोई लीगल आयर छोड़ के नहीं गया, अपने पीछे कोई विल छोड़ के नहीं गया, कोई वसीयत छोड़ के नहीं गया, और उसका कोई क्लोज रिलेटिव नहीं है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है फिर गवर्नमेंट की हो जाएगी। तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ भी करे, चाहे पार्क बनवा दे या कोई कम्युनिटी सेंटर स्टार्ट करे या फिर सेल करे, तो गवर्नमेंट उसकी हो जाएगी। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, तो गवर्नमेंट को कई बार गिफ्ट्स भी मिल जाते हैं, हेल्प मिल जाती है। जैसे कोरोना वायरस इंडिया में डेल्टा वेरिएंट फैला था, वेरिएंट, तो उस टाइम गवर्नमेंट को फॉरेन कंट्री से बहुत सी हेल्प मिली थी। ठीक है, इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट भी अदर कंट्रीज की हेल्प करती है। जैसे अभी तुर्की में अर्थक्वेक आया तो इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर की गवर्नमेंट की हेल्प करी। तो इस तरह से ये नेशनल कैलेमिटीज के टाइम गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है। जनरल पब्लिक भी दे देते हैं, जैसे कभी वॉर हो गई, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो बहुत से लोग प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, तो गवर्नमेंट को यह हेल्प मिल जाती है। फोर फीचर्स क्या होता है? दीज आर इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टीज विच आर इम्पोज बाय द कोर्ट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर। तो कई बार कोर्ट की बात मानने से लोग मना कर देते हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों के ऊपर पेनल्टी लगाती है, जिसको फोर फीचर्स बोलते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट के खजाने में पैसे डिपॉजिट होते हैं। ठीक, नॉन टैक्स रेवेन्यू का लास्ट कंसेप्ट आता है स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, it refers to payment made by owners of those properties whose value has appreciated due to development activities of the government। तो ये वो लोग पेमेंट करते हैं जिनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू सम डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज करती है, जैसे गवर्नमेंट रोड बनवाती है, ठीक है, या गवर्नमेंट फ्लाईओवर बनवाती है। तो जैसे कि गवर्नमेंट ने मान लो कि मेट्रो स्टेशन बनवाया, तो मेट्रो स्टेशन बनाने से क्या हुआ, जो आसपास के रेजिडेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, आसपास के रहने वाले लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू जब बढ़ जाएगी, तो गवर्नमेंट उन लोगों से कुछ स्पेशल असेसमेंट लेती है। तो जैसे उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जनरली वाटर सप्लाई के बिल में वो पैसे डेवलपमेंट चार्ज बोलते हैं, तो वो जैसे सीवर लाइन बिछवाती है गवर्नमेंट, तो वो डेवलपमेंट चार्जेस के नाम से लेते हैं, तो उसको स्पेशल असेसमेंट बोलते हैं। तो वही एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल इफ वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी नियर मेट्रो स्टेशन एंड इंक्रीज, कोई मेट्रो स्टेशन है उसके आसपास के लोगों की प्रॉपर्टीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई, देन ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज रिकवर्ड फ्रॉम द ओनर्स ऑफ सच प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल असेसमेंट। तो उस आसपास के एरिया के रेजिडेंट से उसकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के चार्ज को वसूल किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल असेसमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, पहले अभी हमने रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में पढ़ा, नाउ इट इज कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट रेफर टू दोज रिसिप्ट विच आइदर क्रिएट ए लायबिलिटी और रिड्यूसेस असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होते हैं, रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट को अमाउंट तो मिल गया, पैसे तो मिल गए, लेकिन गवर्नमेंट के लिए या तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई या फिर असेट्स रिड्यूस हो गए। अब कैसे लायबिलिटी इंक्रीज हुई? जैसे गवर्नमेंट ने उधार ले लिया, बोरिंग कर लिया, गवर्नमेंट ने यूएसए से बोरो कर लिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बोरो कर लिया, वर्ल्ड बैंक से पैसे उधार ले लिए, तो नेचुरली उधार लिए पैसे तो उनको पे करना पड़ेगा, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, और रिड्यूसेस असेट्स, असेट्स कैसे रिड्यूस हुए? तो जैसे गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में एयर इंडिया, गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था, गवर्नमेंट ने क्या किया, एयर इंडिया को, टाटा को सेल कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया। अब गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को, टाटा को जब सेल किया तो गवर्नमेंट ने फ्री में तो नहीं किया, गवर्नमेंट को कुछ पैसे मिले, अमाउंट मिला, तो असेट्स, लेकिन गवर्नमेंट के असेट्स रिड्यूस हो गए। ठीक है, हाँ, जो अकाउंट के स्टूडेंट्स होते हैं वो कई बार मेरे से पूछते हैं कि सर असेट्स का तो ये होता है कि एक असेट्स गया, जैसे एयर इंडिया बिक गई, लेकिन पैसे तो आ गए, कैश तो आ गया, लेकिन अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो व्यवहार ठीक है, असेट्स कम नहीं हुए, एक गया तो दूसरा आया। लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि जब गवर्नमेंट ने असेट सेल की, उसको एयर इंडिया को सेल किया, तो गवर्नमेंट के पास कैश तो आ गया, लेकिन वो कैश क्या करेगी गवर्नमेंट? उसको स्पेंड कर देगी।
अननेसेसरी तो नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट उस कैश को स्पेंड कर देगी, अपनी कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे खर्च कर देगी, या कुछ लोगों को सैलरीज देने में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च कर देगी, तो असेट्स तो इंक्रीज नहीं हुए। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट रेफर टू दोज रिसिप्ट विच आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी, या तो उससे लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और रिड्यूसेस असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट के असेट्स रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कैपिटल रिसिप्ट के फॉलोइंग सोर्सेज हैं। एक तो है बोरिंग, उधार लिया, ये मैंने अभी बताया ही है। बोरिंग आर द फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है, एक्सेस एक्सपेंडिचर है, और उस एक्सेस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जब फंड बोरो करती है तो उसको बोरिंग बोलते हैं। गवर्नमेंट बोरो, अब गवर्नमेंट कहां कहां से बोरो करती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से, किसी फॉरेन गवर्नमेंट से जैसे यूएसए से, ओपन मार्केट से यानी कि जनरल पब्लिक से, इंटरनल सोर्सेज हमारे जनरल पब्लिक से भी गवर्नमेंट बोरो करती है। रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन मींस के सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को लोन दिया था, वो लोन उसको वापस मिल गया। तो लोन वापस मिलने से क्या होता है? गवर्नमेंट के असेट्स रिड्यूस हो गए। तो जो अकाउंट के स्टूडेंट है उनको अच्छी तरह पता होता है कि जिन लोगों से हमने पैसे लेने हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं, एंड डेटर्स आर असेट्स, और जब उन्होंने पैसे हमें रिटर्न कर दिए तो हमारे डेटर्स रिड्यूस हो गए। ठीक है, तो रिकवरी ऑफ लोन लेने से क्या होगा? असेट्स रिड्यूस हो जाएंगे, और असेट्स रिड्यूस हो जाएंगे तो इट इज कैपिटल रिसिप्ट। तो गवर्नमेंट गिव्स लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एटसेट्रा, रिकवरी ऑफ सच लोन्स इज कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट रिड्यूसेस असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अदर रिसिप्ट, इनके अलावा कुछ अदर रिसिप्ट भी हैं। डिसइन्वेस्टमेंट, और यू कैन से प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट जैसे एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर को जब सेल कर देती है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। या तो पूरा का पूरा शेयर सेल कर देती है प्राइवेट सेक्टर को तो उसको हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, और जब उसका एक पार्ट सेल करती है, कुछ शेयर सेल करती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट करने से, प्राइवेटाइजेशन करने से गवर्नमेंट के असेट्स रिड्यूस हो जाएंगे, तो दैट इज व्हाई इट इज कैपिटल रिसिप्ट। गवर्नमेंट सेल्स ए पार्ट और होल, गवर्नमेंट बेच देती है या तो एक पार्ट या सारा का सारा, पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, और सेल करेगी तो अमाउंट मिलेगा, पैसे मिलते हैं। दे आर ट्रीटेड एज टर्म्स एट कैपिटल रिसिप्ट, तो इनको कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे बिकॉज दे रिड्यूस असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, स्मॉल सेविंग, गवर्नमेंट की बहुत सी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू काम करती हैं। तो जैसे आप पोस्ट ऑफिस से किसान विकास पत्र परचेज करते हो तो पोस्ट ऑफिस में सेविंग भी अकाउंट भी आप खुलवा सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने अगर किसान विकास पत्र परचेज किया 20,000 रुपीज का, तो मुझे कुछ सालों के बाद वो पैसे विद इंटरेस्ट वापस करेगी गवर्नमेंट, तो मैं गवर्नमेंट को उधार दे रहा हूं। ठीक है, तो इसको नेशनल डेब्ट बोलते हैं। स्मॉल सेविंग रेफर टू फंड्स रेज फ्रॉम पब्लिक, तो स्मॉल सेविंग का मतलब है कि गवर्नमेंट पब्लिक से उधार लेती है इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स के रूप में, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। दे आर टर्म्ड एज कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज दे इंक्रीज लायबिलिटी, तो इनको कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे क्योंकि इससे लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नाउ कंपैरिजन बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। सबसे पहले मीनिंग रेवेन्यू रिसिप्ट का। Revenue receipts are those receipts which neither create any liability nor causes any reduction in the assets of the government. ना तो liability create होती है और ना गवर्नमेंट के assets reduce होते हैं, तो उसको revenue receipt बोलेंगे। और capital receipt इसका opposite है। गवर्नमेंट को रिसिप्ट तो मिल गए, पैसे तो मिल गए, बट या तो liability बढ़ जाएगी in the form of borrowing, या तो liability बढ़ जाएगी या assets reduce हो जाएंगे। तो क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट? दे आर दोज रिसिप्ट व्हिच आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूसेस असेट्स, या तो उससे लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या असेट्स रिड्यूस हो जाएंगे। नेचर, दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर, जो रेवेन्यू रिसिप्ट है दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर।
ठीक है, बार बार क्रिएट होते हैं। जैसे जितनी बार आप कोई चीज परचेज करोगे, जितनी बार आप मोबाइल फोन परचेज करोगे, उतनी बार आपको गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर, दे आर इरेगुलर एंड नॉन रेकरिंग, ये इरेगुलर है। ठीक है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन, तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये गवर्नमेंट की प्योर इनकम है, देयर इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन। तो जैसे हमने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो गवर्नमेंट की कोई फ्यूचर में लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई, कोई फ्यूचर में उसका ऑब्लिगेशन नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लिया है तो कुछ आपका कोई काम करना है फ्यूचर में, या फ्यूचर में आपको कोई चीज देनी है, तो ऐसी कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती। लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट है दे क्रिएट फ्यूचर ऑब्लिगेशन, ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि जैसे बोरो किया तो वी आर टू रीपे इट, हमें गवर्नमेंट को उसको दोबारा देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, तो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई टू रीपे इट एंड विद इंटरेस्ट। एग्जांपल्स, तो रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल है टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो आप लिख सकते हो टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, जीएसटी, ये सारे टैक्स। और नॉन टैक्स रेवेन्यू के जैसे लाइसेंस फीस, कोर्ट फीस, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो। और कैपिटल रिसिप्ट के एग्जांपल है बोरिंग, डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अब ये कुछ आइटम्स हैं, आपने मुझे ये बताना है ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है। फर्स्ट है लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। अब आपने सोचना है वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। क्यों कैपिटल रिसिप्ट है? लोन लिया तो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, फ्यूचर में वो रिटर्न भी करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, तो इट इज कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो हमारा ये सीबीएसई का रूल है कि नो मार्क्स विल बी अलॉटेड विदाउट रीजन। तो आपने इसका सिर्फ इतना ही नहीं लिख देना कैपिटल रिसिप्ट है, या किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में है तो सिर्फ यस और नो में ही नहीं लिखना, आपने उसका रीजन भी एक्सप्लेन करना है। तो आपने ऐसे लिखना है इट इज कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट इंक्रीजेस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये रीजन लिखना है। कॉर्पोरेशन टैक्स और प्रॉफिट टैक्स, अब गवर्नमेंट को टैक्स मिला, प्रॉफिट टैक्स मिला, कॉर्पोरेशन टैक्स मिला, इनकम टैक्स मिला, तो टैक्सेस जितने भी होते हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं। टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं। तो क्यों है ये रेवेन्यू रिसिप्ट? बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और नॉर कॉजेज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। इनकम टैक्स रिसीव, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, अभी मैंने बताया। ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। वर्ल्ड बैंक से ग्रांट मिली, वर्ल्ड बैंक से हेल्प मिल गई, जैसे इंडिया में अर्थक्वेक आ गया तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ हेल्प कर दी, तो वर्ल्ड बैंक ने हेल्प करी इंडियन गवर्नमेंट की, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। उस हेल्प को हमने रिटर्न नहीं करना, बस थैंक्स बोलना है। ठीक है, तो इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब गवर्नमेंट की, जैसे रेलवे चल रही है, एलआईसी चल रही है, और कई स्टील प्लांट्स गवर्नमेंट के चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट को उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से प्रॉफिट जनरेट हुआ, प्रॉफिट मिला, तो ये भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, ना कोई एसेट्स रिड्यूस हुए, तो इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये कैपिटल रिसिप्ट है। गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सेल कर दिया, तो पैसे तो मिल गए सेल करके, लेकिन क्या हुआ? गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस हो गए। ठीक है, तो इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन, इट इज आल्सो कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि वही वाला है, 6 और 7 लगभग सेम है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सेल कर दिया, इसकी जगह लिख दिया डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन, जैसे एयर इंडिया को सेल कर दिया तो एसेट्स कम हो गए, तो इट इज कैपिटल रिसिप्ट। फॉरेन एड फॉर अर्थक्वेक विक्टिम, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, अर्थक्वेक आया इंडिया के अंदर, तो अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए फॉरेन से हेल्प मिल गई इंडिया को, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि हमने कोई फ्यूचर में उनको पे नहीं करना, कोई लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की थी, उस इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड मिला या प्रॉफिट मिला,
तो ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्सेज है। बोरिंग फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से उधार लिया, जनरल पब्लिक से गवर्नमेंट ने, जैसे किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो बोरिंग की, उधार लिया, तो इसको पे भी करना पड़ेगा। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो दैट इज वाई दे आर रेवेन्यू रिसिप्ट। फीस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज की फीस हुई, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ते हैं तो वो फीस देंगे, तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। रिकवरी ऑफ लोन, ये कैपिटल रिसिप्ट होगा। रिकवरी ऑफ लोन क्यों होगा? लोन गवर्नमेंट ने दे रखा था स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उन्होंने लोन रीपे कर दिया। तो लोन रीपे करने से जिन लोगों से आपने लोन लेना है, मतलब पैसे लेने हैं रिटर्न कर, जिन लोगों से हमने पैसे रिटर्न लेने हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। तो डेटर्स कम हो जाएंगे जब उन्होंने पेमेंट कर दी, हमें पैसे वापस दे दिए, ठीक है। तो रिकवरी ऑफ लोन इज कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट कॉजेज रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, गवर्नमेंट ने लोन दे रखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, या किसी फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दिया था। वो लोन जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, उस लोन पे हमें इंटरेस्ट मिला, लोन वापस नहीं मिला, लोन पे इंटरेस्ट मिला, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की इनकम हो गई, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। और कोई लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई, ना कोई असेट्स रिड्यूस हो गए, तो इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट, टैक्स रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। कोई भी टैक्सेस हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्यों है, रीजन भी मेंशन करना है। इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट बिकॉज दे नाइदर reduces assets of the government nor causes increase in the liability of the government. That's all for today's video. और अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।